नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की। छात्राओं से फोन पर अश्लील बात करने वाले कलंकित कोच नरेंद्र शाह और उनकी पत्नी की गुंडागर्दी सबके सामने खुलकर आ गई। हालात ये थे कि चोरी और सीनाजोरी की कंडीशन हो गई। नरेंद्र शाह की पत्नी मीडिया पर ही भड़क उठी और बदसलूकी करने लगी। दून अस्पताल के बाहर रिपोर्टिंग कर रही न्यूज 18 की रिपोर्टर भारती सकलानी के साथ नरेंद्र शाह की पत्नी ने पहले तो धक्का मुक्की की और फिर गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। नरेंद्र शाह की पत्नी यहां पर बोलती रही, चुप ही नहीं हो रही थी। नरेंद्र शाह ने किया वो पूरी तरह से सही किया, ये भी कहा उन्होंने। इस दौरान न्यूज 18 रिपोर्टर भारती सवाल पूछती रही और ये कहती रही कि नरेंद्र शाह की पत्नी गुस्सा हो रही है, लेकिन नरेंद्र शाह की पत्नी गुस्सा नहीं थी, बल्कि वो बदसलूकी कर रही थी, बदतमीजी कर रही थी और अपने पति की गंदी करतूतों को सही ठहरा रही थी। नरेंद्र शाह की पत्नी को अपने पति की काली करतूतों पर गर्व हो रहा था। ये सब कुछ तब हुआ जब डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि नरेंद्र शाह अब ठीक हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन पेट दर्द का बहाना बनाकर नरेंद्र शाह ने खुद को एम्स रेफर करवाया और उसी दौरान ये पूरी वाकया हुई है। जबकि नरेंद्र शाह पर नाबालिग छात्राओं से अश्लील बात करने के आरोप हैं। ऑडियो वायरल होने पर शाह ने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। उसके बाद से गिरफ्तारी से बचने के लिए नरेंद्र शाह और उसका परिवार तरह तरह के पैंतरे आजमा रहा है। ये तस्वीर जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जब न्यूज 18 की रिपोर्टर हमारी सहयोगी भारती सकलानी लाइव पर थी, उसी वक्त कैमरे के सामने ही नरेंद्र शाह की पत्नी बदसलूकी करने लगी, बदतमीजी करने लगी। आपको दिखाते हैं उस वक्त हुआ क्या था। ये देखिए, ये नरेंद्र शाह की वाइफ है और ये उनको लेकर यहाँ पर जाया जा रहा है। नरेंद्र शाह को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है और इसको लेकर जो है वो उनकी वाइफ जो है वो लगातार नाराजगी भी जता रही है। मैम आप क्यों इतना नाराज हो रही है? बेटा आगे बता लो। कोई बात नहीं। तो ये आपने देखा है, गुस्सा भी कर रही है, धक्का मुक्की भी कर रहे हैं, लड़ाई भी यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर ये लगातार जो है वो नाराजगी भी कर रहे हैं। ये देखिए ये इनका गुस्सा है, ये गुस्सा यहाँ पर जता रहे हैं, ये यहाँ पर अपना गुस्सा जो है वो जता रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए कि रेफर जो है वो लगातार। तो मैम गुस्सा किस बात का कर रहे हैं आप? ये बताइए ना, गुस्सा किस बात? आप यहाँ से रेफर कर रहे हैं ना इनको। इलाज हो रहा है, हम ये बात नहीं कह रहे कि यहाँ पर आपका इलाज ना हो। तुम तो यही चाह रहे कि मर जाए। हम क्यों चाहेंगे ये हम क्यों चाहेंगे? 18 लगातार उन लड़कियों की भी आवाज उठा रहे जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं लगातार कि गुस्सा भी जो है यहाँ पर ये लोग जताने में लगे हुए हैं। तो देखा आपने क्या हुआ था। उस वक्त लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी हमारी सहयोगी भारती सकलानी, बता रही थी कि यहां पर कैसे अस्पताल में चेकअप के लिए पहुंचे थे और खुद को बीमार बताया था, लेकिन जब डॉक्टरों ने कहा कि वो पूरी तरह से फिट हैं और शाह को यहां से डिस्चार्ज कर देना चाहिए, तब शाह ने पेट दर्द का बहाना बनाया और एम्स रेफर करवाया खुद को और यहां से डिस्चार्ज करके जब उनकी पत्नी ले जा रही थी, उसी वक्त भारती सकलानी हमारी सहयोगी लाइव पर मौजूद थी और जब उन्होंने सवाल पूछा शाह के बारे में, तो देखिए किस तरह से शाह की पत्नी भड़क उठी, मीडिया से बदसलूकी करने लगी। भारती सकलानी हमारी सहयोगी को उन्होंने धक्का मुक्की भी दी और जब हमारी सहयोगी ने पूछा कि आप गुस्सा क्यों कर रही हैं, तो तरह तरह के दरअसल ये पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। और साथ ही नरेंद्र शाह की पत्नी ने यह भी कहा कि जो भी शाह ने किया वो सही किया, यानी कि बच्चियों को परेशान करना, उनके साथ अश्लील बातें करना, फोन पर उन्हें मानसिक तरह से प्रताड़ित करना, ये सारी बातें वो जायज ठहरा रही थी। इन सभी हरकतों को जायज ठहराती नजर आई नरेंद्र शाह की पत्नी। कोच एक तरफ गलत पर गलत एक्शन, और जब बच्चियों ने शिकायत दर्ज करवाई तब कोच ने शाह ने खुदकुशी की भी कोशिश की थी, उसके बाद बीमार होने का बहाना बना लिया और दूसरी तरफ उनकी ये पत्नी है जो उनकी करतूतों को सही ठहरा रही है, जायज ठहरा रही है, यानी कि बच्चियों के साथ जो कुछ किया कोच ने उसे जायज ठहरा रही है और मीडिया से भी बदसलूकी कर रही है, धक्का मुक्की कर रही है कि मीडिया ये खबर ना दिखाए। सवाल हो रहा है, सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर शाह की गिरफ्तारी कब होगी? बच्चियों को परेशान करने वाला, मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने वाले शाह की गिरफ्तारी कब होगी? और अब शाह की पत्नी को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, जिस तरह से शाह की करतूतों को वो सही ठहरा रही है और मीडिया को काम करने से रोक रही है।
इधर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन प्रदेश के कई इलाकों जैसे कि मसूरी, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही कई इलाकों में तेज आंधी के साथ ही बारिश का भी अनुमान है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हो सकती है और इस दौरान आंधी के साथ ओले भी गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके बाद से ही प्रशासन अलर्ट है। इधर केदारनाथ में पिछले कुछ दिनों से पल पल बदलते मौसम की वजह से केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते पर बर्फ कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन की टीम लगातार ग्लेशियर्स के बीच रास्ता बनाने में जुटी हुई है, लेकिन ताजी बर्फ की वजह से दिक्कत आ रही है। बार बार रास्ते का जायजा लेने केदारनाथ से जुड़े पुरोहितों की टीम धाम तक पहुंची और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 15 तारीख से लगभग लोकल लोग अपनी व्यवस्था में केदारनाथ सबको आना है, तो मात्र मेरे हिसाब से 15 दिन शासन प्रशासन के पास 15 दिन है। 15 दिन यानी कि बहुत कम दिन रह गए हैं जब केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी चुनौती मौसम है। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का तीसरा दिन। आज सीएम धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर बात की, जिसमें दिल्ली से रामनगर और देहरादून से टनकपुर के बीच जन शताब्दी ट्रेन चलाने को लेकर बात हुई और इसी के साथ हरिद्वार से वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने का भी उन्होंने अनुरोध किया। एक ट्रेन जो बाबा विश्वनाथ की धरती से काशी से हरिद्वार के लिए भी मां गंगा के इस स्थान से लेकर मां गंगा के उस स्थान तक के लिए भी मैंने उनको बात की। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो भी फिजिबिलिटी जहां से ठीक बन पाएगी उसका जो क्राइटेरिया होगा उसमें बनाया जाएगा। गुटबाजी और लगातार हार से जूझ रही उत्तराखंड कांग्रेस अब एक नए बवाल में फंस गई है। इस बार बवाल है कुमाऊं और गढ़वाल की राजनीति को लेकर। कांग्रेस के एक धड़े का मानना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने कुमाऊं को बहुत तवज्जो दी है और गढ़वाल की उपेक्षा की गई है। इस वक्त सदन और संगठन में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी और जवाबदेही इन 3 नेताओं के कंधे पर है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, सदन में उप नेता विपक्ष भुवन कापड़ी। तीनों नेताओं का ताल्लुक कुमाऊं क्षेत्र से है और पार्टी में जाति के समीकरण पर भी तीनों नेता फिट बैठते हैं। पर यही बात अब गढ़वाल और तराई के नेताओं को नागवार गुजर रही है और सवाल की इच्छा से कांग्रेस के सीनियर नेता तिलक राज बेहड़ ने उठाए हैं। बेहड़ के मुताबिक कांग्रेस पार्टी में तराई या कहें मैदानी और गढ़वाल के नेताओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है, जिसका नुकसान पार्टी को होगा। एक पद गढ़वाल को देते, एक पद महत्वपूर्ण कुमायूं को देते और एक पद तराई को देते, चाहे हरिद्वार में देते चाहे उधम सिंह नगर में किसी को देते। वो कई वरिष्ठ विधायक थे, पर ये पार्टी से क्यों ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया आज तक नहीं समझ में आता। उत्तराखंड में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में, क्षेत्र और जाति का संतुलन देखा जाता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। सीनियर नेता तिलक राज बेहड़ की इस बात को गढ़वाल के नेताओं का भी साथ मिला है। गढ़वाल से 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल इस गलती के लिए हाईकमान को जिम्मेदार मानते हैं, पर फर्क इतना है कि प्रीतम सिंह चाहते हैं कि हाईकमान इस मुद्दे को देखे, तो गणेश गोदियाल चाहते हैं हाईकमान ने गलती के बाद भी जिन्हें काम सौंपा है उन्हें खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। वहीं गौर करने वाली बात तो ये भी है कि 2016 में हरीश रावत की सरकार में बगावत करने वाले ज्यादातर नेता गढ़वाल के थे। वहीं विधानसभा की 30 सीटें गढ़वाल क्षेत्र में आती हैं, जहां कांग्रेस के सिर्फ 3 विधायक जीते, जबकि कुमाऊं क्षेत्र की 21 सीटों में 6 विधायक कांग्रेस के हैं। वहीं तराई के 2 जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 20 सीटें हैं और 10 विधायक कांग्रेस के हैं, जिनमें यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी भी हैं, लेकिन मैदानी मूल का न होने से सवाल खड़े हो रहे हैं।
मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इनके द्वारा कही गई बातों का संज्ञान भी लेंगे और राज्य के अंदर कांग्रेस कैसे मजबूत हो इस दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश भी देने का काम करेंगे। ये कोई बात नहीं है कि अब चेंज कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, इस तरह की बातें उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि जो टीम बनी है अब उसको मौका दिया जाना चाहिए और जो बातें आज उठ रही हैं ये बातें तब उठनी चाहिए थी जब वो निर्णय हो। प्रदेश कांग्रेस में कुमाऊं के नेताओं के दबदबे पर किच्छा के विधायक के बयान से किचकिच शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में इसका असर प्रदेश कांग्रेस में पड़ना तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और अगली खबर देहरादून से, जहां आईएफएस राजीव भरतरी फिर से फॉरेस्ट चीफ बने हैं। 15 महीने बाद दोबारा से भरतरी फॉरेस्ट चीफ बनाए गए। फॉरेस्ट हेडक्वार्टर में राजीव भरतरी ने चार्ज संभाला। 25 नवंबर 2021 को राजीव को हटाकर विनोद सिंघल को फॉरेस्ट चीफ बनाया गया था। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद आज फिर से राजीव की ज्वाइनिंग की गई। करोड़ों की लागत से बना पिथौरागढ़ बेस अस्पताल भले ही शुरू हो चुका हो, लेकिन महीना भर गुजरने के बाद भी यहां एक मरीज भी भर्ती नहीं हो पाया है। लॉकडाउन के बाद पिथौरागढ़ का बेस हॉस्पिटल पटरी पर नहीं आ पाया है। बीती 27 फरवरी को इसे शुरू किया जा चुका था, लेकिन हैरानी इस बात की है कि 1 महीने से अधिक का समय गुजरने पर भी यहां एक मरीज भर्ती नहीं हो पाया है। 63 करोड़ की लागत से बने बेस हॉस्पिटल की सभी बिल्डिंग 18 साल से बनकर तैयार हुई, लेकिन अस्पताल अभी भी मेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। मनसा अगर बेस हॉस्पिटल शुरू करने की होती तो सबसे पहले ये वहाँ के पद स्वीकृत करते। पद तो एक भी स्वीकृति किए नहीं है। बार बार पिथौरागढ़ की जनता को ठगने का काम ये सरकार कर रही है। बिना पद स्वीकृत किए बेस हॉस्पिटल नहीं चल सकता है। बेस हॉस्पिटल के लिए 37 विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ 215 कर्मचारियों का स्टाफ चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 5 डॉक्टर और कुछ संविदा कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मौजूदा स्टाफ को दूसरे अस्पतालों से यहां काम चलाने के लिए भेजा गया है। ऐसे में हॉस्पिटल से सटे इलाकों के इक्का दुक्का लोग ही यहां पहुंच पा रहे हैं। बेस हॉस्पिटल को लेकर के हम चिंतित हैं। बेस हॉस्पिटल शुरू होना चाहिए और विशेष करके इसके लिए प्रयास भी जारी हैं, लेकिन कभी न कभी छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से लगातार वार्ता भी चल रही है। बेस हॉस्पिटल को पटरी पर लाने के लिए पदों की स्वीकृति जरूरी है, लेकिन सरकार बिना पदों की स्वीकृति के ही इसे चलाने का दावा कर रही है। ऐसे में कैसे बेस हॉस्पिटल तरीके से संचालित हो पाएगा, कोई नहीं जानता। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले चिंता बढ़ाने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, जिससे कि उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 7% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 37 पहुंच गई है। वहीं मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी और भारत सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करवाया जाएगा। पे बड़ा फोकस हो रहा है कि एक तो हम टेस्टिंग बढ़ाने जा रहे हैं और दूसरा वैक्सीनेशन का ड्राइव बहुत जल्दी तेज मात्रा से करने जा रहे हैं। इधर देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, त्योहार और रीति रिवाजों को मनाने का अपना अलग ही अंदाज है। ऐसा ही एक पहाड़ का त्योहार है भिटोली, जो आज भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। देखिए भिटोली पर ये रिपोर्ट। उत्तराखंड को अपनी अलग अलग पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें से पहाड़ का एक मुख्य लोक पर्व है भिटोली। उत्तराखंड में चैत का पूरा महीना भिटोली की महीने के तौर पर मनाया जाता है और आज भी विवाहित बहनों को चैत का महीना आते ही अपने मायके से आने वाली भिटोही की सौगात का इंतजार रहता है। भाई बहन को समर्पित ये रिवाज सिर्फ पहाड़ के लोगों के द्वारा मनाई जाती है।
बिठौली के महीने में ऐसा है, जिसके भाई बहन होते हैं मिलते हैं, और चैत के महीने में नया साल में ऐसे जाते हैं मिलने के लिए, हर साल देते हैं बिठौली। अपनी जो शादीशुदा बेटियां हैं, बहनें हैं, उनका हालचाल जानने के लिए तो एक तरीके से रिवाज बनाया गया था। उनके ससुराल जाके मायके वाले उनके ससुराल जाते थे, उनसे भेंटघाट करते थे और साथ ही में पूड़ी पकवान बना के उनके लिए एक जोड़ी कपड़ा, मिठाई वगैरह ले जाते थे उनके। बिटोही वास्तव में ये कोई त्योहार नहीं है, ये दशकों से चली आ रही सामाजिक परंपरा है, जिसे आज एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और आज समय बदलने के साथ साथ इस परंपरा में भी कुछ बदलाव आया है, लेकिन फिर भी पहाड़ में सदियों से चल रही परंपरा आज भी जीवित है। ये हमारी मान्यता है कि जितना हम अपनी लड़कियां आपस में अपने गांव पड़ोस में जितनी बिटौली बांटेंगे, उतना मेरे भाई का, मेरे पिताजी का अन्न धन से घर भरा रहेगा। लोक पर्व की दृष्टि से देवभूमि बहुत समृद्ध है। यहाँ लोक परंपरा और लोक पर्व के आज भी कई मायने हैं। ये पर्व जहाँ हमारी संस्कृति को संजोए हुए है, वहीं पहाड़ की धार्मिक परंपराओं को भी जिंदा रखे हुए है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। अब नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। काशीपुर की कुंडा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 315 बोर अवैध तमंचा और 2 कारतूसों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। टिहरी झील का वाटर लेवल कम होने पर बोटिंग पॉइंट तक जाने का रास्ता दुर्घटनाओं की वजह बन रहा, पर्यटन विभाग पर अनदेखी के आरोप। हरिद्वार में पॉट टैक्सी योजना का व्यापारियों ने विरोध शुरू किया। योजना का ब्लूप्रिंट सामने आने के बाद अपर रोड पर पॉट टैक्सी का रूट बनाए जाने को लेकर नाराजगी। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण को लेकर संघर्ष समिति का धरना जारी है। गांधी पार्क में संघर्ष समिति ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। काशीपुर में कुंडा पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान 2 किलो गांजे के साथ एक तस्कर शाहरुख गिरफ्तार, आरोपी को जेल भेजा गया। बागेश्वर में किसानों की खड़ी फसलों को जंगली सुअरों ने काफी नुकसान पहुंचाया। जंगली सुअरों के झुंड ने देर रात खेतों में फसलों को बर्बाद कर दिया। हरिद्वार में निर्माणाधीन हाईवे के कार्यों का डीएम ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। काशीपुर पुलिस ने 29 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक मोनिस को किया गिरफ्तार, जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा गया। कुमाऊं कमिश्नर ने टनकपुर बनबसा का दौरा किया। इस दौरान निर्माणाधीन भारत नेपाल सूखा बंदरगाह का निरीक्षण किया। चारधाम यात्रा में इस साल नहीं होगी बसों की कोई कमी, यात्रा संचालन में जुटी 13 परिवहन कंपनियों की अहम मीटिंग 12 अप्रैल को। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।